मोअज़्ज़ज़ हज़रात व ख़वातीन, आदाब। डॉक्टर खान्स मेडिकल जोन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि हम ये अपना एपिसोड शुरू करें, मैं उन तमाम देखने वालों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने हमारे पिछले एपिसोड को देखा और पसंद किया और मशवरा दिया है कि हम इस सिलसिले को जारी रखें। हम इस सिलसिले को ज़रूर जारी रखेंगे। एक बात जो इस बार फिर सवाल हम लोगों से किए गए हैं, उन्होंने हमारी गुजारिश के बावजूद ना अपने शहर का नाम लिखा, ना अपनी उम्र बताई और ना कुछ अपने रोज़मर्रा के हालात ज़िंदगी की ताल्लुक से कुछ लिखा। इससे क्या होता है कि डॉक्टर साहब जान जाते हैं कि असल मरज़ क्या है और इसका सही इलाज क्या हो सकता है। तो अगले एपिसोड के लिए मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप इन बातों का ज़रूर ख्याल रखेंगे। आज का ये प्रोग्राम भी पिछले एपिसोड के ही नौइयत का होगा, यानी सवाल आपके और जवाब हमारे। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम को, इस सिलसिले को पसंद किया है और जनाब अल्लाह बख्श, जैसा कि मैंने कहा कि शहर का नाम उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने इस प्रोग्राम की तारीफ़ की है। कहा है कि हमारा एक सिलसिला भी रहा कि हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स को हमारे दरमियान मदऊ करते थे और उनसे जी 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 इज़हार ख्याल, तबादला ख्याल क्या करते थे, मेहमान डॉक्टरों की तरह। हाँ जी। तो वो कहते हैं कि वो सिलसिला भी अच्छा है और इस मद में उन्होंने एक सजेशन दे दिया है कि डॉक्टर एफ.एम. मोइनुद्दीन साहब को बुलाएं। जी जी, जो कि आँखों के माहिर डॉक्टर हैं, हम उनको बुलाएं और उनसे आँखों की अमराज आँख यानी अमराज चश्म के ताल्लुक से कुछ सवाल जवाब करें। तो आप इस ताल्लुक से क्या कहने लगता है? जी बहुत अच्छा ख्याल है। मेरा ख्याल है कि अल्लाह बख्श साहब ये दूसरी बार बोले हैं जी कि डॉक्टर मोइनुद्दीन को बुलाया जाए, एफ.एम. मोइनुद्दीन अहमद साहब को बुलाया जाए जी। अब वो एफ.एम. मोइनुद्दीन अहमद जो है बहुत ही मसरूफ किस्म के सर्जन है जी और अच्छे डॉक्टर भी हैं। अब उनका मिलना ज़रा मुश्किल है। बहरहाल मैंने उनसे फ़ोन पे बात की है और उन्होंने रजामंदी जाहिर की है जी कि हम लोग जो है वो देने के लिए तैयार है, वक्त देने के लिए। अगली बार वो टाइम देंगे इंशाल्लाह, दोपहर के बाद या कुछ समथिंग लाइक। उसके बाद में हम लोग तो उनसे भी मुलाकात करेंगे और आप लोग आपसे दरख्वास्त है कि वो चश्म अमराज चश्म के मुताल्लिक़ कुछ सवाल जी 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 जो हमारे पुरानी जो लाइब्रेरी है हाँ, क्वेश्चन की, क्वेश्चन बैंक जिसे कहते हैं, उससे लेकर के आपको हम लोग उनको पूछेंगे। और उन्होंने रजामंदी जाहिर किया अल्लाह बख्श साहब। इंशाल्लाह अगले हफ्ते या उसके बाद के हफ्ते में हम एफ.एम. मोइनुद्दीन को ज़रूर लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सिलसिला पसंद किया है। जी देखिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हम मोइनुद्दीन साहब को ज़रूर मदऊ करेंगे। साथ ही मैं वाला बख्श साहब से गुजारिश करूँगा कि अपना कोई सवाल हो, अपनी कोई शिकायत हो, हाँ, तो हमें लिख भेजें, हम उसको भी डॉक्टर साहब के सामने रखेंगे। हो सकता है उसका जवाब कोई निकल आए। इसके साथ डॉक्टर साहब देखिए, अब एक ही इलाज का जानना चाहे है मोहम्मद वसीम साहब जी और फरहीन नाज साहिबा ने। जी जी, दोनों ने भी अपना शहर का नाम नहीं लिखा, ना अपनी उम्र बताई। बहरहाल अगले एपिसोड में वो इन बातों का ख्याल रखेंगे। उन्होंने ये जानना चाहा है कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़, जी जी, इसके लिए ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, अच्छा, और इसे किस तरह दूर किया जा सकता है? हाँ, दरअसल कॉन्स्टिपेशन हमारा जो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, वो एलिमेंट्री कैनाल में जो कुछ हम लोग खाते हैं वो मैदे से निकल करके छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत में पहुंचने के बाद आखिरी हिस्सा बड़ी आंत का, जिसे कोलन कहते हैं, जिसकी लंबाई तकरीबन 5 से 6 इंच होती है, तो वो जो है एक पर्टिकुलर हिस्सा ऐसा है जो वहाँ पहुँचने वाले सारे मवाद की जो लिक्विड होती है उसको जल्ब कर लेता हो। तो जो फजला यानी जो मवाद होता है वो बहुत सख्त हो जाता है वहाँ पर आकर के। अब जब वहाँ पर आकर के वो सख्त हो जाता है तो बाहर आने में बहुत तकलीफ होती है। अब चूंकि इंसान बैठने के काबिल है तो जो फजला सीधा रहता है, बैठते 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 इस तरह का चिपक जाता हो। जब चिपकता है तो बाहर आने के लिए बहुत तकलीफ होती है। उसमें इतनी ज़बरदस्त तकलीफ होती है कि ना बैठते चैन मिलता है, ना उठते चैन मिलता है, दर्द कहीं कुछ नहीं महसूस होता, पर डिस्कम्फर्ट जैसी कोई चीज़ होती है जो आराम ही नहीं मिलता।
सुकून ही नहीं मिलता। सोते हुए भी तकलीफ होती है, बढ़ते हुए भी तकलीफ होती है, खड़े होते हुए भी। और जाहिर बात है, सुबह होती है हम लोगों को जो है काम पे ड्यूटी पे अटेंड करना पड़ता है। तो जैसे पहुँचेंगे या घर में कुछ औरतें हैं तो उनको भी काम करने पड़ती हैं। तो लिहाजा ये जो कॉन्स्टिपेशन का जो सिलसिला है, जहाँ पर ये जो मवाद है जो अटक जाता है, जो बाहर नहीं आ सकता, बहुत तकलीफ देने वाली बात है। अब ये क्यों इस तरह से होता है कि पहली बात तो हम लोग जो है पानी ज़्यादा नहीं पीते। पानी जब ज़्यादा पीते हैं तो जो है हमारा जो मवाद होता है, जो फजला जो होता है, वो जो है नरम पड़ता है। जब नरम पड़ता है तो बाहर आती है। और लास्ट हिस्से में जिसे कोलन कहते हैं, और लुब्रिकेशन प्रोसेस एक होती है। वो लुब्रिकेशन प्रोसेस जो खत्म हो जाती है तो जो है वो मवाद अटक जाता है, उसमें आ नहीं सकता, बहुत सख्त हो जाता है जी, बहुत सख्त हो जाता है। हम लोगों ने देखा है, वो किसी भी मरे शख्स को देखा था हमने, उसका फजला इतना सख्त है कि उसको चाकू से भी अगर काटे तो नहीं काटता। उसे जो है वो जो गोश्त कतरने वाले सत्तू से काटना पड़ता है, उतना सख्त हो जाता है। तो अब जब इतना सख्त हो जाता है लकड़ी के माने, तो बाहर कैसे आ सकता हो? यार ये बड़ी मुश्किल का मामला है। तो इसके लिए क्या है कि हमें पहली बात तो कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत है। अब जो बताऊंगा मैं, कुछ नेचुरल किस्म की चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, कि आपको जो है भाजी जो सब्ज पत्ते जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, और वो फाइबरस फाइबर होता है। दूसरी अलग किस्म के जो फाइबर थे वो भी उसमें शामिल रहते हैं। किसी भी किस्म की भाजी क्यों ना हो, आप उसे मज़ेदार बना करके पका लेंगे। और हर शाम जो है थोड़ा सा एक दस्तक उतनी हर शाम जिस शख्स को खब्ज है वो खाए, और उसके साथ जो है केला जिसे कहते हैं माउस। अब उसमें जो है एक छोटे भी हैं बड़े भी हैं, तो छोटे खा रहे तो दो खाइए, बड़ा है तो ये खाएं पूरी तरह। अब ये नहीं कहेंगे माउस खाने से मुझे सर्दी होती है, खांसी होती है, नो, उनमें कुछ नहीं होता। ये आपका ख्याल है, आपका तस्वर है। तो ये दोनों चीज़ें को खा लेंगे हर शाम, तो जो है तीसरे चौथे दिन से आपके फसले में, आपके मवाद में जो है नरमी पैदा होती है, वो आराम से आ सकता है। अब एक सवाल होता पैदा होता है कि ये 3-4 दिन के बाद का सिलसिला हमने भाजी और केला खाने में कहा है। अब उसका क्या कीजिएगा जो फंसा हुआ है, जो दरवाजे को बंद करके है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है हमको। उसके लिए भी आज की साइंस ने बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं। मैं बताऊँगा आपको कि ये चीज़ जो है ये मेडिकल में मिलती है ये चीज़। अच्छा, अब ये चीज़ जो है इसको प्रैक्टोक्लिस कहते हैं। एक किस्म की दवा है, छोटा सा इन्फ्यूजन होता है ये, बट नॉट टू दी वेन्स। अब ये जो है ये एनल इन्फ्यूजन कहते हैं इसको, इस तरह से ये प्रैक्टोक्लिस होता है। ये चीज़ जो है बाजार में मिलती है ये। अब ये क्या है, इसको जब चूँकि फोल्ड होता है इस तरह से खोलना है, इसको खोलने के बाद आप ये यूं करके इसको लॉक भी कर लेंगे। जब लॉक कर लेंगे तो ये मौत बाहर नहीं आएगा। फिर उसके बाद आप इसको खोल देंगे तो यहाँ पे एक खूंटी है, अब उसको आप तोड़ देंगे तो ये ओपन हो जाती है। अब फिर इसको ये अच्छी तरह से दबा लिया आपने, फिर उसको खोल के नीचे ऐसा खोल देंगे तो आ जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल, किसी भी किस्म का वेजिटेबल ऑयल लगा करके अब जो पाखने आने की जो राह होती है उसके साइड में आहिस्ता आहिस्ता इंसर्ट करेंगे। दरमियान में इंसर्ट करेंगे तो नहीं जाएगा क्योंकि फसला घट है उसमें, तो यूँ डाल करके पीछे से लेंगे, यहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक पहुँचना। उसके बाद इसको आप आहिस्ते आहिस्ते इस तरह से जैसे कि फोल्ड करते चले जाए तो ये सारा पानी जो इसके अंदर है, ये प्रैक्टोक्लिस का ये पानी अंदर जा करके लुब्रिकेट करता है। अब उसके करने के सिर्फ 5 मिनट के अंदर लगता है आतिशफशा फूट पड़ा, सीधा दौड़कर आप इसे पहुँचेंगे पॉटी पे, पहुँच करके वहाँ चलेंगे तो एक समय तकलीफ देते हुए पूरा खींच के पूरा बाहर निकलता, और आपको उसके बाद इतनी ज़्यादा सुकूनत मिलती है, इतना ज़्यादा आराम मिलता है आपको कि जो है आप खड़ना भी नहीं पसंद करेंगे, लेट करके जैसा आप सुकून की सांस लेंगे। ये मेरा तजुर्बा है, मैंने बहुत से लोगों को मैंने ये टेस्ट किया है तो इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये होती है कि इसको इस्तेमाल के लिए 2 आदमी की ज़रूरत होती है, एक तो मरीज़ और दूसरा उसका बिल्कुल खरीद। तो जैसे कोई शौहर है तो उसकी बीवी करेगी, बीवी है तो उसका शौहर करेगा, बेटी है तो उसकी माँ उसकी मदद करेगी, तो इस तरह से होता है। मगर क्या कीजिएगा, अगर ऐसे इंसान को ये कॉन्स्टिपेशन हो गया है जिसे दूसरों की मदद लेना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, अभी मदद के बिना तो ये काम नहीं होने वाला। एक तो अंदर दासों को उसके बाद की तरह से फोल्ड करते चले जाएंगे तो ताकि पूरा ये न चले। तो उसके लिए भी मेडिकल साइंस ने बहुत सी चीज़ें बनाई है। इसको न्यूमेटिक इनेमा कहते हैं, इसको न्यूमेटिक। अब ये जो है सेल्फ इनेमा है, ये भी इसको भी आप क्या करेंगे,
अच्छा, तो जो है इसे ऐसे कट करेंगे और ये बल्ब वाला सिनेमा लेंगे जो शेल्फ के लिए होता है इस तरह का। ये आप देख लीजिए, इसको भी आप निकालेंगे, निकाल के वो अगर नहीं सुराख नहीं है तो उसे कट करके खुद ही इसे डाल सकते हैं इसके अंदर। हल्के इसे स्क्वीज करेंगे तो ये सारा मोमो इसका बाहर निकलेगा। इसके अंदर ग्लिसरीन और सोडियम क्लोराइड इनेमा कहते हैं इसको, दोनों चीज़ें मौजूद है। तो इसके बाद में निकाल के फेंकेंगे, इसको भी निकाल के फेंक देंगे। इस तरह करने से आपको क्या होगा कि फौरी तौर पर, फौरी 3 दिन से जो तकलीफ आप उठा रहे थे, 8 दिन से जो तकलीफ उठा रहे थे, जो सुकून आपका बिखर गया था, ये तमाम चीज़ें जो है 1 मिनट में 1 सेकंड के अंदर पूरी तरह निकल जाएंगे। अब ये जो है ये हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, हर मेडिकल स्टोर में मिलता है। अब इसे जो है हफ्ते में कम से कम 2 बार भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं। एक ही हिदायत, एक ही का एहतियात ये बरतती है कि जब दाखिल करेंगे ये अंदर तो एकदम से सीधे दाखिल नहीं करेंगे, बल्कि किनारा लेते हुए चलेंगे ताकि ये आँख के साइड से जाए, आँख के साइड से जाए। ये एकदम दरम्यान में करेंगे तो फजला रहता है, मवाद रहता है, उसमें घुसने नहीं पाता ये, तो साइड से लेकर आखिरी तक ले जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दाखिल करेंगे क्योंकि कोलन का जो सिस्टम है वो भी बहुत ही हल्का रहता है, मतलब बहुत नरम रहता है। जोर ज़बरदस्ती करने से तकलीफ होती है मरीज को, ना जख्म तो कुछ नहीं होता। तो इस तरह से आपका कॉन्स्टिपेशन खत्म हो सकता है फौरी तौर पर। फिर उसके बाद में क्या है, 2-3 दिन के बाद से वो अपना केला और भाजी पत्ता जो है वो देखभाल कर लेता है। तो लिहाजा भाजी और पत्ते का इस्तेमाल एक रोज करें, नंबर 1। अब इस तरह से आप अगर 8-10 दिन करते रहेंगे तो आपके बाउल को एक एजुकेशन मिल जाता है कि मुझे रोकना नहीं है बोल के। और दूसरी बात यह है कि आपके बाउल को एजुकेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेट का मतलब क्या है, जब आया चले गए, आज जो है 11 बजे चले गए, कल सुबह को 5 बजे चले गए, फिर मगरिब को चले गए। तो ये क्या होगा, इरेगुलर टाइप का जो डिफिकेट करने का जो तरीका है ये बहुत गलत तरीका है। आपको एजुकेट करना है। जैसे कि सुबह उठते हैं, मुँह हाथ धोएंगे, उन्हें से पहले आप टॉयलेट को जाएंगे और इस पर बैठ करके जो है टॉयलेट को, अगर नहीं भी आ रहा हो थोड़ी देर बैठेंगे, 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद कोशिश करेंगे वो खुद आ जाएगा, इतना तीनों बाहर आ जाएंगे आप। इस तरह से आप एजुकेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेट करके हमारे बॉल को सिखाना है कि हमें इतने बजे ही वो आए। तो इस तरह से वो बॉल जब सीख लेगा तो आपको तकलीफ नहीं होती। तो याद रखिए, आप जो है फाइबरस चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, फाइबर वाली सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे। अगर फाइबर चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो भाजी, किसी भी किस्म की भाजी, कोई भी भाजी, ऐसा इसके लिए कोई ख़ास स्पेसिफिक भाजी नहीं है, किसी भी किस्म की भाजी उसे आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। सिर्फ नमक क्या मिर्च डाल के बनाया जाए, उसको तेल में तल के प्याज वगैरह डाल के भी बना सकते हैं। किसी भी सूरत में भाजी का पत्ता जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो खाएंगे। उसके बाद 2 केले, छोटे हैं तो 2 केले, बड़ा है तो 1 केला, इस तरह से लेकर के आप खाते रहेंगे तो जो है आपका कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और अब तक मुझे आप दुआ देंगे, बहुत ज़बरदस्त बात बताइए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से आपने बात रखी। आपने जब हाँ कहा तो मुझे यूँ याद आया कि आप कोई इंसान एक नई जिंदगी पा रहा है। बिल्कुल, तो ये हालत रहती है। तो मैं आपको बताऊं कि लोग जो है आते हैं हॉस्पिटल को, अब जिसमें जो है ये मवाद जो है फंसा हुआ रहता है उनको। कभी कभी क्या है कि मवाद झांकते रहता है मगर आने नहीं पाता। और मर्द जो है मरीज इतनी तकलीफ में होता है, इतनी तकलीफ में होता है, वहीं से हा की आवाज़ आती रहती है। तब हमें जो है कभी कभी तो ऐसा है ग्लव्स पहनकर उंगलियों से निकालना पड़ता है। तो जो सख्त जो मवाद है उंगलियों से निकाल पड़ता है, मैंने खुद निकाला। जी मेरे को डॉक्टर हैं, हाँ, तो फिर मैंने भी निकाला है। आपको जो है अगर हम लोग सोचते हैं कि इतनी गंदगी की बात है तो हम डॉक्टर ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि जो मरीज जो आता है वो खामखा के लिए आने नहीं पाता, नहीं, वो बिल्कुल तकलीफ के साथ आता है। इसीलिए डॉक्टर्स का एक अहम मर्तबा है। जी। तो अगर वो पूरी तरह से पूरा नहीं निकालता, आप छोटे छोटे टुकड़े करके पूरा निकालेंगे, अब उसके बाद थोड़ा सा पेट दबाएंगे तो एकदम से निकल आता है। बड़ी तकलीफ का मामला है। शायद मेरे पढ़ने वालों ने, मेरे देखने वालों ने नहीं समझा होगा, मगर जिनके ऊपर ये बीतती है वो जानते हैं कि कितनी तकलीफ होती है। अगर फजला वो मवाद जो है अगर अटक जाता है, रुक गया, ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है साहब। एक और चीज़ में सुनने में आई है कि जिन लोगों को हफ्स की शिकायत रहती है ना, हाँ, तो उनको पाइल्स की शिकायत भी आ जाती है। ये कहाँ तक? अच्छा, अब ये क्या है, अब सबसे पहले तो आप पाइल्स समझेंगे। पाइल्स जो है 3 किस्म के पाइल्स। हाँ, एक ब्लीडिंग पाइल्स, जी, दूसरा फिशर पाइल्स, हाँ, और चौथा जो है कांच का हजामा है, तीसरा जो है कांच का बाहर आना। लेकिन पहले जो है जब आप बैठेंगे
डेफिकेशन के लिए, तो पहले खून के खतरे आते हैं, उसके बाद में पैसा था। अब जो मवाद जब बाहर निकलता है तो बड़ी तकलीफ हाँ होती है। वो इसलिए होता है कि इस तरह से जो कॉन्स्टिपेशन जो होता है, तो कॉन्स्टिपेशन जो है सुकून से नहीं आता, वो बहुत सख्त होता है। सख्त होने के बाद जब बाहर निकलते हैं निकलता है बिल्कुल इस तरह से, जैसा कि इस तरह से। तो ये आज कल परसों होते होते नालियां से पड़ जाती है, धारियां से पड़ती है, जिसपे से खून रिश्ता है, उसको भी पाइल्स कहते हैं। दूसरा जो एनल कैनाल के अतराफ फिशर्स आते हैं, बारीक बारीक छोटे छोटे फिशर्स, वो इसलिए कि ये जो जाकर के लोग फोर्स करते हैं, बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं, तो वो जो खून की नालियां हैं जो सीधे रहते हैं वो इस तरह से वो आकर के यूं खम के यूं जाते हैं वो, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो ये जो बाहर है वो चूंकि चमड़े के अंदर रहते हैं, जिल्स के अंदर, वो फिशर्स कहलाते हैं उनको। उसको क्या करते हैं, सर्जिकल तरीके से उसको हटाया जा सकता है। और तीसरा जो है, आपको ये तो पहला तो समझा आपने ब्लीडिंग का, ब्लीडिंग की वजह तो समझ में आ गया आपको कि आदत करते 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 हुए खुशते हुए बाहर आता है, वो अंदर जख्म हो जाता है। तो दूसरा जो है, बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं तो जो आर्टरीज जो होते हैं, वेन्स जो होते हैं उसके, तो मुड़ करके वो फिशर से अतराफ से बना देते हैं, एनल कैनाल के बिल्कुल अतराफ से 1 2 3 4 5 6, या कभी 1 या कभी 2 कभी 3। उस वक्त भी बहुत तकलीफ होती है। जैसे ही वो बाहर आएगा फजला, तो बहुत तकलीफ होता है, बड़ा अजीब गरीब बात। नहीं, इसमें वो 2 अक़साम बताए जाते हैं, एक बादी बवासीर, एक खूनी बवासीर। जी। तो और तीसरा जो है, ये इतना ज्यादा तो नहीं जानता, बता रहा हूँ मैं आपको। थर्ड जो है वो पाइल्स से प्रोलैप्स पाइल्स कहते हैं, प्रोलैप्स एनस कहते हैं, यानी वो जो आंख जो है जहाँ से निकलता दूर तक बाहर आ जाती है, जिसे मैंने पढ़ा है किसी किताब में, कांच का बाहर आना कहते हैं। तो वो जो है 1 इंच 2 इंच 3 इंच, कभी कभी तो 6 इंच तक बाहर आ जाता है। तो वहां से निकलता है वो फजला, सब तरफ से खून बहता रहता है, तो वहां से फजला निकलता है। अब बेचारा क्या करे, जैसे उसकी रफ़े हाजत खत्म हो जाती है, आहिस्ता 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 अपने ही हाथों से ऊपर डगाते जाता हूँ, थोड़ा करके। जब अंदर चला जाएगा तो तब वो बाहर निकलता है। ये 3 किस्म के हैं। अब ये जो प्रोलैप्स एनस जिसको कहते हैं, जैसे कि फजला कांच का बाहर आना कहते हैं, उसको वो सर्जिकल तरीके से जितना भी हिस्सा बाहर आता है उसको कट करके फिर वहां से सूचर लगा के बराबर कर लेते हैं। तो ये 3 किस्म के पाइल्स हैं, बड़े डेंजरस पाइल्स हैं। सबकी जड़ जो है कॉन्स्टिपेशन है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन इलाज है, कॉन्स्टिपेशन को आप रोक सकते हैं, उसकी शिकायत को रोका जाए जहाँ तक हो सके। हाँ जी। अब ये इसके बारे में मैंने तफसील नहीं बताई। इसका शक्ल जो है यह मोटी है और यहाँ पतली है, यहाँ से लगे तो पूरा पानी बाहर आ जाता है। अब उसके अंदर जाए, इसे उसके अंदर दाखिल करने से पहले आपको लॉक करना होगा। लॉक करने के बाद जैसे ये दाखिल हुआ, इसको रिलीज करके फोल्ड करेंगे तो ही जाएगा, वरना जो है लॉक रखेंगे। तो 2-3 चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं। सबसे बेहतर है वो इतनी हद तक पहुंचने से बेहतर है कि केला और ये खाया जाए। डॉक्टर साहब, और एक चीज ये भी कहते हैं कि जैसे कि आप केले का जिक्र करें तो जाम भी इसके लिए बहुत फाइबरस है, सॉल्युबल फाइबर है, खासकर इसके बीज जो है जी वो सबसे दूर करते हैं। बहुत बड़ी चीज है वो है। टोमेटो है, आपकी भिंडी है, और ये तमाम ग्रीन चीजें जितने भी हैं, और एप्पल है, ये तमाम चीजों में फाइबर बहुत ज्यादा है। तो लोग सबसे बढ़कर अल्लाह का करम है कि सबसे बड़ा फाइबर और सबसे बड़ी चीज ये पानी। अब ये पानी को जो है ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और फजले को जो है खट होने नहीं देंगे आपको, तो जो है आपका अल्लाह का करम हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही तफसील से, आपके जहन में अगर कोई और चीज जो देखने वाले हमें नहीं पूछ सकते तो अगर ऐसे जिम्मेदार बात आ गई थी बवासीर की, मैंने जो जिक्र कर लिया। अच्छा, ये बात मैं आपको ये बताऊं, इत्तेफाक से कल एक साहब हमारे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कुशन पे बैठना पसंद नहीं किया, बल्कि एक तख्तेदार कुर्सी पर बैठना पसंद किया। एक बुजुर्ग साहब, मैंने पूछा कि भाई आप नर्म पर बैठिए। बोले जावेद साहब, आप क्या मुझे बवासीर लाना चाह रहे हैं? तो वो कह रहे थे कि सख्त चीज पर बैठने से बवासीर रुक जाता है। नहीं, उसमें प्रेशर पड़ती है ना, वही तो वो भी होती है। अच्छा, प्रेशर पड़ने से भी वो होता है। और दूसरी बात, जिनको जी सख्त चीज से बैठने से प्रेशर पड़ता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता, जैसे कि आपने कांच वाला काम है तो वो बाहर निकल नहीं पाता, नहीं पाता, तो आदत से बन जाती है। वो बगल को एजुकेट है, बड़ा इंटेलिजेंट इंसान है वो। हाँ, वही करके बताते हैं जानता हूँ, हमेशा सख्त चीज पर बैठा करो, सख्त चीज पर सोया करो। तो उनका कहना था ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जिनका बड़ी कारनामत है, बहुत बड़ी कारनामत बातें हैं। अच्छा, क्या है ये और बात, अब क्या है कि ये सिलसिला बहुत बढ़ते 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 इतना मुश्किल हो जाता है
कि वो सख्त चीज पर बैठे तो बहुत तकलीफ होती है। हाँ, बात और बोले। नरम हाँ कभी शिकायत आ जाती है। जी जी, तो नरम कुर्सी पे भी बैठना मुश्किल होता, तो हम लोग जो है एक तरह की रिंग होती है हाँ। इतना मोटी सी, उसके ऊपर कुर्सी पर रख के ऊपर बैठे, हाँ जी। ताकि उनका जो वो हिस्सा जहाँ से फजा निकलता है वो टकता ना लगे। जी जी इस तरह से रिंग होती है, वो रिंग का भी एडवाइस करते हैं लोग। जी जी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हाँ। इसके बारे में जरा भी ज्यादा बोलते हैं। जी जी, जैसे आपने कहा कि कब्ज से एहतियात करते हैं उसको, हाँ, आने बहुत वाले- ज्यादा एहतियात करते हैं। ठीक है। इसके अलावा पेट के जो अमराज हैं उनसे भी दूर रखना चाहते हैं हम लोग। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए एक मोहतरमा है जासिया सुबाता, आपकी बड़ी फैन है। जी जी जी, लिखती हैं क्या नाम है जरा फिर बोलिए। जासिया सुबाता। जासिया सोबाता जी, ये अजीब अजीब सा नाम है, पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, ये मोहतरमा है, उन्होंने लिखा है कि मैंने डॉक्टर साहब के आर्टिकल्स जो उर्दू अखबारात में शाया होते हैं रेगुलर, तो 15 सालों से वो उनका मुतालिया कर रही हैं। वाकई बड़ी मालूमाती चीज़ पेश करते हैं डॉक्टर साहब, लिहाजा मैं उनकी फैन बन गई हूँ। बहुत शुक्रिया मोहतरमा जासिया साहबा, हाँ, आपका नाम मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपने पूछा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये होसकोटे की रहने वाली हैं अच्छा, और लिखती हैं कि उनकी लड़की होसकोटा बेंगलोर, हाँ जी यानी कर्नाटक। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से कोई 35-40 जी मील दूर। जी तो लिखती हैं कि उनकी एक लड़की है जिसकी उम्र 16 बरस है। जी, उसके चेहरे पर जो है छोटे छोटे दाग निकल आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और पीठ पर भी दाग हैं, और चेहरे पर जो दाग निकल आए हैं उसके सबब उसका चेहरा कुछ बदनुमा सा दिखाई हाँ पड़ता है। तो वो चाहते हैं कि इन दागों को किस तरह दूर करें, और ये भी लिखा है कि मुझे ये भी बताएं कि उस बच्ची का, उनकी लड़की का रंग कुछ हाई यानी बोलते हैं कम है, कम है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसको कैसा दूर किया जाए? तो ये 2 सवाल उनके हैं, यानी उन दागों को कैसा दूर करें और बच्ची का रंग कैसा खुले। अच्छा, एक दवा है, इसका नाम आप लिख लें अभी, जस्ट टच, मेरा मतलब जस्ट टच। तो ये याद रखो ये तरीका, ये जस्ट टच की एक दवाई मिलती है, अगर कहीं नहीं मिलती है तो मेरे मतलब में मिल जाएगी आपको। तो उसको क्या करना है कि ईयरबड जो कान में लगाने का होता है उतना ही लगा करके जिस जिस जगह पे काले काले दाग है वहाँ लगाना, 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद रब कर देंगे इस तरह से। तो ये पीठ पे भी लगाएंगे, उसको भी लगाएंगे। दरअसल ये क्या है कि जो छोटे छोटे कील और वहाँ से जो है जब निकल आते हैं तो वो अंदर अंदर ही सूख जाते हैं, तो काले दाग छोड़ जाते हैं। तो उनको जस्ट तक मैं समझता हूँ पूरा कर लेगा। और उसके अलावा एक अलग से सोप है जिसे एक्ने सोप कहते हैं, उस सोप से वो बच्ची जो है अपना चेहरा धोए और अपना पीठ भी धोए। और फिर वो चूँकि छोटी बच्ची है, अपना हाथ पीठ लेट को नहीं जा सकती, तो ये माँ का फर्ज बनता है कि वो हमाम में दाखिल हो करके उसको स्क्रबिंग कोई चीज़ से जो है वो साबुन लगा के अच्छी तरह स्क्रब करे। 2-4 बार इस तरह करने से इंशाल्लाह वो काले दाग निकल जाएंगे। अगर नहीं निकलते हैं तो अलग से फिर मुझे फ़ोन करें, मैं दूसरी दवाई बताऊँगा। तो जस्ट तक जो है मेरे मतलब में आसानी से मिलती है, आप किसी को भेज कर दें। अब रहा बच्ची का रंग काला है। अब रंग काला होने का एक सबब यह है कि माँ का रंग अगर गोरा है तो उसकी जो अपोजिट जीन्स के तहत पे बच्चे का रंग गोरा आ जाएगा, और अगर बाप का रंग काला है तो अपोजिट जीन्स में जो है ये बच्ची का रंग सवला होता है, काला होता है, बहुत भद्दा रहता है। अब इसके लिए तो बाकायदा 3-4 महीनों का इलाज है। मैं ऐसे फ़ोन पे तो नहीं बोल सकता आपको, और मैंने कहा फिर भी आपको करना क्या है कि एलोवेरा जो बिल्कुल प्योर हो, एलोवेरा का जो जेल होता है वो सारे चेहरे को लगाते रहें, और बच्ची का HB परसेंटेज बढ़ाते रहें। HB परसेंटेज मतलब खून में मौजूद फौलाद की मकदार को ज़रा ज़्यादा बढ़ाएं, HB परसेंटेज बढ़ाएं, वो लगाएं। और सैफरन सोप एक मिलता है, सैफरन सोप याद रखिए, सैफरन यानी ज़फ़रन से बना हुआ सोप है, उस सोप के इस्तेमाल से धीरे 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 अभी चूँकि आपने 16 साल कहा बच्ची के, जी उसकी शादी के लिए अभी काफ़ी देर है, एक 6-7 महीने तक अगर सैफरन सोप आप और वो ये लगाती रही तो अल्लाह का करम हो जाएगा। तो अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मुझसे आकर डायरेक्ट मिले। 3-4 महीने की दवा है ये, 3-4 महीनों का इलाज के बाद इंशाल्लाह ताला बिल्कुल तकरीबन अब जो कलर है उसका उससे 80% कलर ज़्यादा आ जाएगा, जो कायम रहता है। ऐसा नहीं है कि जब तक इलाज करें वो इलाज रहेगा, रंग रहेगा, या जब इलाज नहीं करते तब तो चला जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके कुछ नाम्स हैं, उसके कुछ फ़राइज़ हैं, उसके कुछ क्या है कि वो क्या तरीक़े हैं, उनको अगर अडाप्ट करके किया गया तो बिल्कुल रंग रहेगा। तो हमको जो है जीन्स से लड़ना है। तो ऐसा भी आपने जो जीन्स की बात की है, जी, तो मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या याद आता है। जी जी जी,
तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये कैसे बच्चे को लाया जाता है, अरब का बच्चा हाँ। जिसका रंग बिल्कुल काला। अच्छा लोग परेशान, भाई अरब खुले हुए रंग के लोग, मगर ये बच्चा क्यों काला है, निगरो जैसा क्यों हो गया। कुछ लोगों को शकूक भी पैदा हो गया, जाहिर बात है। हाँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा, देखने के बाद कहा कि इसकी दादी काली हुआ करती थी। इसकी दादी दादी, वाह वाह तो वाह। जीन्स, देखिए आज के साइंटिफिक दौर में ये प्रूव हो गया है। नहीं बात जी। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये रंग जो है वो हाँ। खानदानी तौर पर भी आ जाता है। कि अपोजिट जीन्स की जब जिक्र मैं कर रहा हूँ तो उसमें क्या है कि बच्ची का रंग, बच्चे का रंग, उसके बाल, उसके आंख और उसका रंग और उसका तर्ज वॉकिंग का सब कुछ जो है बाप की तरफ से मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें बाप की तरफ से मिल जाती हैं। जी। अगर औरत बच्ची है तो, मर्द बच्चा है तो माँ के असरात उसमें आ जाते हैं। हाँ जी जी जी। डॉक्टर साहब आज की गुफ्तगू मैं समझता हूँ बड़ी दिलचस्प और कारआमद रही। हमारे नाज़रीन वाकई इससे फ़ायदा उठाएंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कॉन्स्टिपेशन के ताल्लुक से बड़ी मुफीद और कारआमद बातें हमारे सामने रखी और ज़िम्मन कई बातें और भी निकल आई। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह आप अपना तावन हमारे साथ बरकरार रखें, अपने सवाल भेजते रहें। मगर फिर एक बार गुजारिश है कि आप अपनी उम्र ज़रूर रखें, शहर ज़रूर लिखें और कुछ अपने हालात यानी रोज़मर्रा आपका उठना बैठना इस ताल्लुक से भी थोड़ी सी तफसील हम लोगों को भेज दें तो डॉक्टर साहब को बड़ी आसानी होगी ताकि वो आपका सही इलाज बता सकें। बहरहाल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया। मैं नाज़रीन से अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।